लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इतिहास का क्लास शुरू करने वाले हैं और ये क्लास कंटिन्यू रहेगा। एक एक करके हम इतिहास के सारे टॉपिक्स और इसके अलावा जीएस के जो भी पोर्शन हैं, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस का तीनों टॉपिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं इतिहास के प्राचीन भारत से, एंशिएंट हिस्ट्री को शुरू करेंगे और आज भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उनको पढ़ेंगे। और इस बुक का जो भी कंटेंट तैयार किया गया है वो ल्यूसेन का जो बुक है उसी के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि ल्यूसेन बुक अगर आपके पास नहीं भी है तो जितने भी सारे तथ्य उसमें दिए गए हैं वो सारे के सारे तथ्य इसमें मिलेंगे। और इसके आपको एक और फ़ायदा होने वाला है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट किया गया है यहाँ पे। तो अगर आपको रिवीजन भी करना है तो आप वीडियो को देखेंगे और आपका ध्यान इम्पोर्टेंट पॉइंट पर खुद ब खुद चला जाएगा और एक तरह से ये आपके के लिए कीवर्ड का भी काम करेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसे कीवर्ड के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, लर्न विद केयर स्टडी सेंटर के टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये पहले इसलिए बोला जा रहा है ताकि पढ़ाई के बीच में ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े, ताकि हमारा पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा तो भारत का इतिहास। इस टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे, भारत के इतिहास को। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम लोग भारत का इतिहास टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। भारत का इतिहास, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक यह फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महाकाव्य और पुराणों में इसे भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया है। ठीक है, और यहाँ के निवासियों को भरत की संतान कहा गया है। इसको जितना हो सके इम्पोर्टेंट तरीके से पढ़ेंगे, डीप तो पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया गया उस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसे और उसी तरह से पढ़ा जाएगा ताकि कम समय में अच्छा से हमारा रिवीजन हो जाए। यदि आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे ढंग से ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इतना चीज़ में इस पैराग्राफ में आपको 3 चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, भारत को भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है, जिसे भरतों का देश कहा जाता है, अर्थात यहाँ के निवासियों को भरत का संतान भी कहा जाता है। इसके अलावा और देखते हैं, ये जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। रीजन, इस द्वीप पे जामुन के वृक्ष अधिकाधिक मिलते थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, इसे जामुन के वृक्षों वाला द्वीप कहा जाता था। ठीक है, इसे जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका नामकरण जो है इस प्रकार से है कि प्राचीन में क्या होता है, तो ईरानी जो थे वो सिंधु नदी के नाम से इसको जोड़ते थे और यहाँ के सिंधु नहीं कह के हिंदू कहते थे, क्योंकि उन्हें सिंधु कहने में थोड़ी कठिनाई होती थी, क्योंकि भाषा अलग अलग हो इस वजह से कठिनाई होती थी। तो जो ईरानी थे वो सिंधु नदी से जोड़ते थे और वो सिंधु नहीं करके क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। ठीक है, और इसी हिंदू से क्या हुआ, जो अरब निवासी हुए इसे हिंदू को क्या कहने लगे, वो हिंदुस्तान कहने लगे। हिंदू से क्या बना दिए, वो हिंदुस्तान बना दिए इसको। ठीक है, इसके अलावा अंग्रेज जो है वो इसे इंडिया कहने लगे। ठीक है, क्या कहे, यूनानी जो है, यूनानी इसे हिंद नहीं करके इंद कहते थे। ठीक है, इंदे बने और उस इंद से अंग्रेज जो है इसे इंडिया कहने लगे। तो नाम का जो इतिहास है वो हम लोगों ने देख लिया। आपको विशेषकर क्या देखना है, इसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, इसे भरतों का देश कहा जाता है। इसके अलावा भरत की संतान कहा जाता है। ठीक है, जम्बू द्वीप क्यों कहा जाता है ये आपने अभी पढ़ा। ठीक है, याद रखेंगे, इसे जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जामुन के वृक्षों का संख्या अधिक था। ठीक है, ईरानी से क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। ठीक है, और अरब लोग इसे हिंदुस्तान कहते थे। ठीक है, मध्यकाल में अरब इसे हिंदुस्तान कहने लगे। ठीक है, ईरानी जो है हिंदू को उस क्या कहते थे, इंडे कहते थे, और जो अंग्रेज लोग हैं इसे इंडे के जगह पे इसे इंडिया कहने लगे। तो इतनी बातों को याद रखेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग भौगोलिक संरचना देख लेते हैं। यहाँ पे तो विंध्य पर्वत जो है, विंध्य पर्वत वो भारत को 2 भागों में, उत्तरी भारत और दक्षिण भारत 2 में बांटती है। ठीक है, अब देखिए उत्तर में क्या है, तो इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, जबकि दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले की संख्या ज़्यादा है। याद रखिएगा, उत्तर में इंडो परिवार है और दक्षिण में द्रविड़ परिवार। अब देखते हैं
भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो इस प्रकार है। कौन कौन है वो यहाँ देखते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसायड, निग्रोइड और मंगोलायड, ये 5 रहते हैं। देख लेते हैं फिर से। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसायड, निग्रोइड और मंगोलायड, ये 5 नस्लें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब चलिए यहाँ देखते हैं। तो भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है आपका प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा क्या है आधुनिक भारत है। तो इसमें हम प्राचीन भारत को पढ़ेंगे, अभी प्राचीन भारत को पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ क्या होता है, एक चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे, क्रिस्टोफ सेलेरियस, ये कौन है क्रिस्टोफ सेलेरियस, इनको याद रखिएगा। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो इतिहास को 3 भागों में बांटे थे। कौन थे वो? क्रिस्टोफ सेलेरियस, याद रखेंगे इसको। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत को देखेंगे यहाँ पे। तो भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोत कुछ हैं, यहाँ पे देखते हैं कि प्राचीन इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। तो 4 स्रोत हैं प्राचीन भारत के इतिहास के, जो स्रोत हैं वो 4 स्रोत हैं। वो स्रोत कौन कौन से हैं? तो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, ये 4, बस 4 ही स्रोत हैं जहाँ से जितने भी ऐतिहासिक बातें हमको पता चली हैं ये 4 स्रोतों से पता चली है। कौन कौन? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। इसको पढ़ लेते हैं एक बार, देखते हैं कि क्या कहते हैं। धर्म ग्रंथ क्या है? तो इसमें धार्मिक बात है, इससे हमको ये पता चलता है कि उसमें धर्म के मानने वाले लोग जो हैं किस विचार के थे। ठीक है, उस वैसे पता चलता है। ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ यानी कि राजा महाराजा के समय में जो विद्वान हुए थे उन्होंने उनके बारे में, यानी कि जो जिस राजा के दरबार में रहे, जिन राजाओं के संगत में रहे, उनके बारे में लिखा, तो ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया। विदेशियों का विवरण, कुछ विदेशी भारत आए और यहाँ जो उन्होंने ऑब्जर्व किया उसके बारे में उन्होंने लिखा, उससे संबंधित पता चलता है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, इससे पता चलता है, यानी कि जमीन के नीचे जो भी पुरातात्विक खुदाई में हमें प्राप्त हुई है उस खुदाई से अनुमान लगा के उस समय के जीवन स्तर के बारे में बताया गया है, उससे भी पता चलता है। तो एक एक करके इन चारों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए यहाँ देखा जाता है तो भारत का सर्वप्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है? वेद है, याद रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, भारत का सर्वप्राचीन जो धर्म ग्रंथ है क्या है? वेद है। जिसके संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, तो वेदों के जो संकलनकर्ता है महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास है, यानी सीधा आप याद रखें कि वेद व्यास को धर्म ग्रंथ का जन्मदाता माना जाता है, निर्माता माना जाता है। आगे देखते हैं वह धर्म ग्रंथ जो होता है, वेद जो है वो वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं वेद क्या देता है? तो वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। अब देखते हैं जो भारतीय परंपरा है इसमें वेदों को अपुरुषेय माना जाता है। अब यहाँ पे सवाल ऐसे पूछा जाता है कि वेदों को अपुरुषेय क्यों माना जाता है? तो इसलिए माना जाता है क्योंकि वेदों की जो रचना हुई है वो इंसानों के द्वारा नहीं हुई है, इसलिए इसे अपरुषेय माना जाता है। आप इसे याद रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि अगर आप चाहते हैं कि आपका संपूर्ण तैयारी हो तो किसी भी नोट्स में या फिर किसी भी एक बुक में आपको सारी की सारी चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। इन बातों का ध्यान रखेंगे। ये सारे के सारे कंटेंट जो होते हैं, अगर ऐसा लगता है आपको, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तैयारी शुरू किए हैं, तो आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको किसी भी एक बुक में पूरा का पूरा कंटेंट नहीं मिलने वाला है। इसके लिए आपको अलग अलग प्रकार का किताब पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा। और ये अनुभव से होगा, धीरे धीरे आप अनुभव कीजिएगा तो आपको ये बात पता चल जाएगा। तो आपको अलग अलग स्रोत से पढ़ना पड़ेगा। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार इस चैनल का कोई वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बता दिया जाए कि इस चैनल पे डेली प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। अभी 100 प्रश्नों का सीरीज चल रहा है जो कि 100 दिनों तक आपको लगातार चलेगा, यानी एक दिन में 100 क्वेश्चन और 100 दिनों तक ये चलेगा, यानी आपके पास 10,000 प्रश्नों का स्टॉक होने वाला है। तो जाके आप प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो आगे का क्या है? तो वेद 4 हैं। तो हमारे पास कितना वेद है? 4 वेद है। चलिए देखते हैं। तो वेदों की जो संख्या है 4 है। तो वेद कौन कौन से हैं याद रखेंगे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद।
4 वेद हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। याद रखेंगे इनको। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ये पूछे जाते हैं प्रश्न कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। इसमें आपके आसानी के लिए अगर आप PDF डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको यहाँ में सारे कंटेंट मिल जाएंगे, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे और हाईलाइट किए गए हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हाईलाइट किए जा चुके हैं, तो आपको काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। ये पढ़ने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। देखते हैं अब इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है, याद रखेंगे। इसको भी प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि चारों वेदों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? तो संहिता कहते हैं। याद रखेंगे इसको। चारों वेदों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो अब यहाँ देखते हैं ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कितना है? 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल है। सूक्तों की संख्या कितनी है ऋग्वेद में? तो 1028 सूक्तों की संख्या है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ऋचाओं की जो संख्या है वो 10,462 है। याद रखेंगे इसको भी। ये तीनों जो नंबर है इंपॉर्टेंट है। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ये महत्वपूर्ण है। जितने भी यहाँ पे ये आपको अंडरलाइन किए गए हैं या फिर हेडलाइन किए गए हैं वो याद रखेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं इस वेद से यानी कि क्या होता है और इसके जो ऋचाएँ होते हैं इनको पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ये भी पूछा जाता है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को या ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। याद रखेंगे। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं आर्य किसे कहते थे? जो पहले के लोग थे उन्हें आर्य कहते थे। तो इनके राजनीतिक प्रणाली, उनके इतिहास और वो किस तरह के देवता को पूजते थे उस बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे उस सारे के सारे पढ़ेंगे यहाँ पे कि राजनीतिक प्रणाली क्या है था, इतिहास कैसा था और किस तरह के ईश्वर को पूजते थे। ये सारे के सारे इसमें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ठीक है। इसमें ये पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का जो चर्चा की गई है ऋग्वेद के किस मंडल में? 3रे मंडल में। याद रखेंगे गायत्री मंत्र की चर्चा किसमें की गई है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, ठीक है। तो सोम का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो 9वें मंडल में है। याद रखेंगे इसको भी, ठीक है। इसकी 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है 8वें मंडल में जो ऋचाएँ लिखी हुई हैं उनको क्या कहा जाता है? खील कहा गया है। या फिर खील किसे कहा जाता है? किस मंडल के ऋचाओं को खील कहा जाता है? तो 8वें मंडल के ऋचाओं को खील कहा जाता है। याद रखें। अब यहाँ देखते हैं चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत कौन सा है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। याद रखेंगे। और बात पूछा जाता है कि जो चतुष्वर्णीय समाज है इसका जो चर्चा है ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है? किस वर्णन किया गया? तो 10वें मंडल में, ठीक है। यहाँ देखते हैं अब वो क्या होता है? तो जो चतुष्वर्ण समाज है वो क्या होता है? तो जो उस समय के जो समाज हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन होते हैं? तो ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ये वर्ण जो है वो बांटा गया है। इसी को चतुष्वर्णीय समाज कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो कहा जाता है कि जो ब्राह्मण होते हैं उनकी उत्पत्ति मुख से हुआ है, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति जांघों से और शूद्रों की उत्पत्ति चरणों से हुई है, ठीक है। तो अभी जो पढ़े इतना में हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। तो इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, ठीक है। और इसमें 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है। और इनके पढ़ने पर इसका अध्ययन, ऋग्वेद को अध्ययन जो करते हैं उन्हें होत्री कहते हैं। अब देखते हैं 3रे मंडल में किसकी वर्णन की गई है? तो गायत्री मंत्र की वर्णन किसमें की गई है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और 8वें मंडल में जो ऋचाएँ लिखी गई हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें खील कहा जाता है, ठीक है। और चतुष्वर्ण समाज की जो परिकल्पना है वो 10वें मंडल में की गई है। इतना याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ देखते हैं वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद है, ठीक है। तो वामना अवतार के बारे में भी जो वर्णन किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया है। इसकी भी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। अब देखेंगे ऋग्वेद में
इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। ठीक है, ऋचा यहाँ देखेंगे इंद्र के लिए 250 ऋचाएं। ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है, तो 250, और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अब यहाँ देखते हैं, नोट देख लेते हैं। तो प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ऋग्वेद तो सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन ऋग्वेद के बाद किसी का इंपॉर्टेंस है तो कौन है, शतपथ ब्राह्मण है। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, हम लोग यजुर्वेद को देखते हैं। चलिए यजुर्वेद को यहाँ देखते हैं हम लोग। तो यजुर्वेद में क्या है, तो स्वस्व और पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन किसे मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बलि के समय जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उसका वर्णन किस वेद में किया गया है, तो ये यजुर्वेद में किया गया है। और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, अधर्यु कहते हैं। याद रखेंगे, यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, अधर्यु कहते हैं। इसके अलावा यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन भी यजुर्वेद में मिलता है। याद रखेंगे कि यज्ञ का जो नियम है या फिर विधि विधान का संकलन है वो किस में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया, किसमें, यजुर्वेद में। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये गद्य एवं पद दोनों में है। प्रश्न ऐसे भी किया जाता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है, तो वो कौन सा है, यजुर्वेद है। याद रखेंगे, यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में है। चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। इसमें मंत्रों तथा बलि का भी संकलन है। इसके अलावा इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं, अधर्यु कहते हैं। और इसमें यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का भी संकलन है। और ये एक ऐसा वेद है जो कि गद्य एवं पद दोनों में है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सामवेद। चलिए अब देखते हैं हम लोग सामवेद को। सामवेद के बारे में पढ़ते हैं। तो सामवेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो गान होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि जो संगीत का जनक है, यहाँ पे भारतीय संगीत का जो जनक है वो सामवेद को ही माना जाता है। ठीक है, ये गानों के बारे में जो भी वर्णन किया गया वो सामवेद के बारे में। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है प्रश्न सामवेद से कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तो याद रखेंगे सामवेद को। सामवेद से इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, रेयरली पूछ दे। हालांकि अब कोई गारंटी नहीं, आजकल के एग्जाम में डीपली पूछा जा रहा है। फिर भी आप याद रखेंगे कि सामवेद के जो पाठकर्ता होते हैं उन्हें उदात्री कहते हैं। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, उद्रात कहते हैं। ठीक है, सामवेद का जो भी अध्ययन करते हैं उन्हें उद्रात कहा जाता है। इसमें जो सूक्तों की संख्या है वो 1810 है। ठीक है, और ये के सारे जो सूक्त हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में इतना ही है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं, नोट देखते हैं हम, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अगला हम लोग देखते हैं अब अथर्ववेद को। चलिए अथर्ववेद में देखते हैं। तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र है तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है और इसमें औषधों का उल्लेख मिलता है। याद रखेंगे, इसमें औषधों का भी उल्लेख मिलता है, औषधि का भी। इसके अलावा ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें याद रखेंगे, ये पूछा जाता है कि किस वेद में, यहाँ से पूरा प्रश्न आता है किस वेद में, यहाँ पे कृषि एक सेकंड, हाँ यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न, किस वेद में रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय गीत, ये सब जादू टोना ये मिलता है। तो याद रखेंगे अथर्ववेद में जादू टोना, श्राप, वशीकरण, ये सब किस वेद में मिलता है, इस सब का उल्लेख किस वेद में मिलता है, याद रखेंगे अथर्ववेद में। ठीक है, इतना याद रखेंगे। इसमें याद रखने वाली बात क्या है, इसमें औषधों का उल्लेख मिलता है, इसमें पदों की जो संख्या है 6000 है, इसमें 731 मंत्र है और इसकी रचना जो है वो अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई है। इसमें श्राप, वशीकरण, विवाह, इन सब चीज़ों का, यहाँ पे रोग निवारण, इन सब चीज़ों का इसमें चर्चा मिलता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। चलिए देखिए, इसमें दिया गया, इसमें श्राप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महामात्य आदि का विवरण मिलता है। ठीक है, इसमें जादू टोने का भी विवरण मिलता है, याद रखेंगे। और इसी में याद रखेंगे, ये प्रश्न ऐसे आता है, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, अथर्ववेद में।
इंपॉर्टेंट है काफ़ी ये। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? ये अथर्ववेद में कहा गया है। इसके अलावा एक और प्रश्न इससे बनता है, साभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया। ठीक है, साभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। साखर शाखा ऋग्वेद से जुड़ी है जो कि एकमात्र जीवित शाखा है। ठीक है, यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। याद रखेंगे, यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। ठीक है, माध्यनंदिनी और कान्व शुक्ल यजुर् अथवा वाजसेन संहिता की शाखाएं हैं। ठीक है, चलिए ये देखते हैं हम लोग कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कौन कौन सी है। काठक है, कनिष्ठल है, मैत्रायणी है और तैतरीय है। ये कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं। इसके अलावा कौथुम, रानायनीय, जैमिनीय एवं तलवाकार ये सामवेद की शाखाएं हैं। याद रखेंगे, कौथुम, रानायनीय एवं जैमिनीय ये या तलवाकार जो हैं ये सामवेद की शाखाएं हैं। ठीक है, अथर्ववेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं? शौनक और पैपलाद ये अथर्ववेद की शाखाएं हैं। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक और पैपलाद। नोट देख लेते हैं, सबसे प्राचीन वेद जो है वह ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे आधुनिक वेद यानी सबसे बाद का वेद जो है वो कौन है? अथर्ववेद है। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद, इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और इनसे जो ऐतिहासिक स्रोत हमको प्राप्त होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ की जो रचना हुई है वो गद्य में लिखी गई है। ठीक है, और प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में यहाँ पे नीचे दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं एक तरफ वेद है और दूसरी तरफ उनके ब्राह्मण ग्रंथ की नाम दी गई है। ठीक है, यहाँ देखते हो तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? ऐतरेय व कौसौतकी। ठीक है, ऋग्वेद के लिए ऐतरेय व कौसौतकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तैतरीय व शतपथ। याद रखेंगे, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे तैतरीय व शतपथ नाम है 2। ठीक है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? पंचविश है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? गोपथ है। ठीक है, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है कौन सा है? गोपथ है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, तो इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का विवरण मिलता है। ठीक है, यानी कि परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व के जो घटना है उनका विवरण किसे मिलता है? इन ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। अब देखिए, ऐतरेय में राज अभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ये पूछा जाता है किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज अभिषेक के वक्त जो नियम होते हैं उनका वर्णन किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। याद रखेंगे, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राज अभिषेक के दौरान जो नियम होते हैं उनकी चर्चा की गई है। शतपथ में गंधार, शैल, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदे आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में क्या मिलता है? शैल, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदे इन सभी राजाओं का उल्लेख मिलता है। देखते हैं यहाँ पे वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। याद रखेंगे इसको। आगे देखते हैं, अरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की कुल संख्या जो है कितनी है? 108 है। इंपॉर्टेंट है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है? बस याद रखेंगे, इसमें उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। चलिए यहाँ देखते हैं, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयणी संहिता से प्राप्त होती है। ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता में बताई गई है? तो ये मैत्रेयी संहिता में बताई गई है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? जुआ और शराब को स्त्री की भांति पुरुषों का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ये पूछा जा सकता है कि स्त्री को पुरुषों का तीसरा दोष किस बुक में दिया गया है? तो ये मैत्रेयणी संहिता में दिया गया है। ठीक है, और शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। याद रखेंगे, पुरुष की अर्धांगिनी
महिला को पुरुष की अर्धांगिनी किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। चलिए यहां देखते हैं हम लोग अब स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक जो है वो मनुस्मृति है। ठीक है, तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक जो है वो मनुस्मृति है। ठीक है, यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। तो शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को माना जाता है। ठीक है, नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, तो गुप्त युग के बारे में जानकारी हमें किस स्मृति से मिलती है? तो नारद स्मृति से मिलती है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे हमको पढ़ना है तो उसमें एक तरीका बताया जाएगा, शायद आपके लिए वो कारगर हो। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? वेदांग एवं सूत्र के बारे में। चलिए देखते हैं, वेदांग एवं सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। याद रखेंगे, शिक्षा जो है वो शुद्ध उच्चारण के लिए है। ये पूछा जाता है, पहले ऐसा प्रश्न नहीं आता था, इसमें केवल यही पूछे जाते थे कि वेदांग जो है उनकी संख्या कितनी है? तो 6 है। लेकिन अब किसी एग्जाम में यही पूछा गया है कि शिक्षा जो है इसका महत्व किस लिए है? तो वहाँ पे आपको रहेगा 4 ऑप्शन रहेंगे, शुद्ध उच्चारण शास्त्र के लिए, या कर्मकांडीय विधि के लिए, शब्दों के व्युत्पत्ति शास्त्र के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि शिक्षा जो है उसका महत्व किस लिए है? तो इसका महत्व है शुद्ध उच्चारण के लिए। ठीक है, कल्प। ठीक है, पहले देख लेते हैं ये 6 जो वेदांग है कौन कौन है। तो 1 नंबर में शिक्षा है, फिर कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है, ज्योतिष है। 6 कौन कौन? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ऐसे कविता के तौर पे याद रखेंगे, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ठीक है, शिक्षा जो होता है वो शुद्ध उच्चारण के लिए, कल्प कर्मकांडीय विधि के लिए, जबकि निरुक्त जो है वो शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है। ठीक है, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। ठीक है, जिनका नहीं दिया गया उनके बारे में परेशान नहीं होना है, जो दिया गया प्रश्न उनसे ही आते हैं। आगे देखते हैं, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। ठीक है, श्रित, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होता है। ठीक है, प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधयायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। बस यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सूत्रों में सबसे प्राचीन धर्म जो ग्रंथ है वो कौन सा है? तो गौतम धर्म सूत्र जो है सबसे प्राचीन माना गया। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए यहाँ हम लोग पढ़ते हैं पुराणों के बारे में। पुराणों के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए, भारतीय सबसे पहले यह देखते हैं, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। ठीक है, और पुराणों के जो रचयिता हैं कौन है? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा, दोनों ने संयुक्त रूप से पुराणों की रचना की है। और पुराणों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 18 है। याद रखें, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। और उनके रचयिता जो है लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। ठीक है, और जो 5 ही पुराण ऐसे हैं जो कि प्रमाणित माने जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से? तो मत्स्य है, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत पुराण है। ठीक है, ये 5 ही हैं जिनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। यहाँ देखते हैं कुछ पुराण दिए गए हैं, उनसे संबंधित वंश दिए गए, यानी किस पुराण में कौन से वंश का विवरण मिलता है इसके बारे में। तो विष्णु पुराण याद रखेंगे मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन, और वायु पुराण जो है उससे गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसको याद करने का एक तरीका है, शायद आपके लिए कार्य कर जाए। विष्णु, जो विष्णु भगवान थे वही क्या बने थे? कृष्ण बने थे, कृष्ण का अवतार लिए थे। और कृष्ण भगवान मोर का पंख लगाते थे हमेशा। ठीक है, तो उस मोर के पंख से आप मौर्य याद रख सकते हैं। ठीक है, तो विष्णु मौर्य। मत्स्य से आप मछली याद रख सकते हैं, मत्स्य से मछली याद रख सकते हैं। और आंध्र प्रदेश में समुद्र है, याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में समुद्र है, समुद्र बड़ा है यहाँ पे, तो मछली ज़्यादातर कहाँ मिलेगी? समुद्र में। तो उससे आप याद रख सकते हैं मत्स्य जो है आंध्र वंश। और वायु जो है याद रखेंगे, यहाँ पे एक और दिया गया है आपको, एक नीचे दिया गया है, वहाँ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, वायु, तो वायु जो होता है किसी को भी दिखाई नहीं देता है, वो गुप्त होता है। वायु होता है लेकिन गुप्त होता है, ये दिखाई नहीं देता है। तो वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है। यहाँ देखते हैं, नोट देखते हैं, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है।
पुराणों में मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन है और प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिन्हें स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो स्त्री और जो शूद्र थे उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उन्हें सुनने का अधिकार था, यानी वो सुन सकते थे, ठीक है। और पुराणों का पाठ जो था पुजारी मंदिरों में किया करते थे, ठीक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण दिया गया है। बस इसमें आप ये याद रखेंगे, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। यहां देखते हैं आप बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य के बारे में, जिससे हमें ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण मिलता है। तो जातक जो है, ये याद रखें कि जातक जो ग्रंथ है वो बौद्ध की पूर्व जन्म की कहानी से बताई गई है। चलिए, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। ये पूछा जाता है कि जातक किस धर्म की पवित्र ग्रंथ है, तो ये बौद्ध धर्म की पवित्र ग्रंथ है, यहीं से याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। यही पूछा जाता है कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, तो कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है, ठीक है। यहाँ देखते हैं जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, पूछा जाता है, आगम कहा जाता है। याद रखेंगे, जो हाईलाइट किए गए हैं वो अति महत्वपूर्ण है, वो तो याद होने ही चाहिए। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। देखते हैं जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है वो कल्पसूत्र से प्राप्त होता है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस सूत्र से प्राप्त होता है, तो कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। जैन ग्रंथ में महावीर के जीवन, कृत्यों तथा अन्य समकालिकों संबंधों का विवरण मिलता है। आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक जो थे वो चाणक्य हैं, और चाणक्य थे, उन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। जो चाणक्य थे उनके दो और नाम थे, जो कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से, ठीक है। और अर्थशास्त्र जो है वो एक राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक है। याद रखेंगे, अर्थशास्त्र राजनीति की पुस्तक है। अर्थशास्त्र मतलब आप इकोनॉमिक्स नहीं समझेंगे, अर्थशास्त्र जो है उसमें मौर्य काल के समय के राजनीतिक चर्चाएं हैं, राजनीतिक बातें लिखी गई हैं, और ये 15 अधिकरणों में और 180 प्रकरणों में विभाजित है, ठीक है। और इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, और इसके अनुवादक जो हैं शाम शास्त्री हैं। चलिए देखते हैं, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो था वो कलहन के द्वारा किया गया था। कलहन द्वारा जो रचित पुस्तक है वो क्या है, राजतरंगिणी है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है राजतरंगिणी किसके द्वारा रचना की गई है, राजतरंगिणी की कलहन के द्वारा की गई है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, राजाओं की नदी। राजतरंगिणी का अर्थ क्या होता है, तो राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है। राजतरंगिणी में सर्गों की जो कुल संख्या है वो 8 है, जिन्हें तरंगों की संख्या दी गई। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। याद रखें, कश्मीर का इतिहास जो राजतरंगिणी से किसके इतिहास का पता चलता है, तो कश्मीर के शासकों के इतिहास का, या फिर सीधे सीधे कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। किससे, राजतरंगिणी से। यहाँ देखते हैं अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, ठीक है। तो चचनामा के लेखक कौन है, अली अहमद हैं। इसमें बस केवल आपको इतना याद रखना है, चचनामा के लेखक कौन है, अली अहमद हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि हैं। याद रखेंगे, अष्टाध्यायी के लेखक जो हैं वो पाणिनि हैं। और यही पूछा जाता है संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो वो भी अष्टाध्यायी है। 2 बातें याद रखेंगे, एक तो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है, अष्टाध्यायी है, और इसके लेखक कौन है, पाणिनि है, ठीक है। और ये याद रखेंगे, इससे मौर्ययुगीन राजनीति की जानकारी मिलती है, मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नोट देखते हैं, तो अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रश्न आता है, लिपि शब्द का पहली बार प्रयोग किस पुस्तक में की गई है, ठीक है, तो अष्टाध्यायी में की गई है। अब यहाँ देखते हैं, कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, ठीक है। यही पूछा जाता है जो गार्गी संहिता है वो कैसी पुस्तक है, तो ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इसमें जो यवनों द्वारा जो आक्रमण किया गया भारत पे, इसका उल्लेख इस पुस्तक में गई है, ठीक है। कात्यायन गार्गी संहिता। ऐसे ही पूछा जाता है गार्गी संहिता के रचनाकार कौन है, कात्यायन है, याद रखेंगे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, और इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो महाभाष्य की रचना किसने की है, पतंजलि ने की है।
महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की है, ये याद रखेंगे। अब देखेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। सबसे पहले देखते हैं यूनानी रोमन लेखकों के द्वारा जो जानकारी प्राप्त होता है उसके द्वारा। तो टेसियस यह ईरान का राजवैद्य था, ठीक है। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि टेसियस कहाँ का राजवैद्य था, तो ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, याद रखेंगे, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फ्रांस संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है, यानी विश्वसनीय नहीं है। 3 बातें यहाँ से याद रखेंगे। हिस्टोरिया नामक पुस्तक की रचना किसने की है? हेरोडोटस, और इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रटस तथा अरिस्टोबुलस है। ये 3 हैं, ये बस यही याद रखेंगे। ये प्रश्न पूछा जाता है आपको, इसमें से तीनों का नाम मिलेगा और इसके अलावा एक और लेखक का नाम मिल जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से ऐसे राइटर हैं या लेखक हैं जो सिकंदर के साथ नहीं आए थे, या फिर इन तीनों में से किसी एक का नाम मिलेगा, 3 अन्य लेखकों का नाम मिलेगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन है जो सिकंदर के साथ आने वाले लेखक हैं, ठीक है। तो ये 3 याद रखेंगे। सिकंदर के साथ 3 लेखक आए थे, निरियाकस, आनेसिक्रटस तथा अरिस्टोबुलस, ये 3 लेखक हैं। मेगास्थनीज यह सेलुकस निकोटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। और इनके द्वारा जो पुस्तक रचित की गई थी, रचना की गई थी, वो इंडिका है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, ये याद रखेंगे। और इन्होंने मौर्य युग के बारे में लिखा है। 4 बातें यहाँ से याद रखेंगे। एक चीज़ कि ये क्या थे, तो ये सेलुकस निकोटर के राजदूत थे। दूसरा आपको ये रखना है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है? इंडिका है। आगे देखते हैं डाइमेकस, यह सीरियल नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस जो था वो अंतियोकस का राजदूत था। पूछा जाता है डाइमेकस किसके राजदूत थे, तो अंतियोकस के थे। और ये किसके दरबार में आए थे? बिंदुसार के दरबार में आए हुए थे, ठीक है। तो जो डाइमेकस है वो बिंदुसार के दरबार में आया था और इन्होंने भी किसके बारे में लिखा है? तो मौर्य के समय के बारे में लिखा है। चलिए, डायनोसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिडोल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। तो डायनोसियस किसके दरबार में आए थे? अशोक के दरबार में आए थे और डायनोसियस टॉलमी फिडोल्फस का राजदूत था। इसके अलावा टॉलमी के बारे में पढ़ते हैं, तो ये इन्होंने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। याद रखेंगे, भारत का भूगोल, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो टॉलमी के द्वारा लिखी गई है। बस इसमें यही बात याद रखना है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? टॉलमी ने। प्लिनी के बारे में पढ़ते हैं, तो इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है और इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है, ठीक है। तो नेचुरल हिस्ट्री में भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है, ठीक है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। अब देखिए पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये जो पुस्तक लेखक हैं इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है और ये 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आए थे और इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। तो यहाँ से प्रश्न कम ही आता है, या फिर ये आ सकता है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक कौन है? 3 का नाम देगा और एक जगह आ जाएगा आपका अज्ञात। पूछा जाता है अज्ञात, तो आपको अज्ञात पे ही टिक करना है। चलिए अब चीनी लेखक को पढ़ते हैं। यहाँ पे चीनी लेखकों को पढ़ते हैं। सबसे पहला जो लेखक है वो है फाहियान। यह चीनी यात्री किसके दरबार में आए थे? तो ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के जनता के संस्कृति के बारे में वर्णन किया है और ये यहाँ पे 14 वर्ष तक रहे हैं और इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। 3 बातें यहाँ से याद रखेंगे। पहला, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। दूसरा आपको याद रखना है कि इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। और तीसरा, ये यहाँ पे 14 वर्ष तक रहे थे, ठीक है। अब पढ़ते थे हम लोग संयुगन के बारे में, पढ़ते संयुगन के बारे में। तो ये 1518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की। हेनसंग के बारे में पढ़ते हैं, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया।
हेनसेंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। कपीसा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि हेनसेंग जो था सबसे पहले कहाँ पहुंचा, कपीसा पहुंचा। याद रखेंगे, जितने भी हाईलाइट किए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो हेनसेंग सबसे पहले कहाँ पहुंचा था, कपीसा पहुंचा था, और ये भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। तो हेनसेंग भारत में कितने दिनों तक ठहरे थे, तो 15 वर्षों तक ठहरे थे। ठीक है, इसके अलावा वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसेंग बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की भी पूजा किया करता था। चलिए अभी तक देखते हैं आगे। चलिए इसमें जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हम लोग क्या देखना है। तो हेनसेंग सबसे पहले कहाँ आया था, तो ये 629 ईस्वी में कपीसा पहुंचा था। और ये किसके शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यहाँ पे कितने दिनों तक रुका था, 15 वर्षों तक ठहरा था। ठीक है, और ये कहाँ पे अध्ययन किया था, तो यहाँ पे पढ़ाया भी था और पढ़ा भी था, कहाँ, नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो क्या है, CU की। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि हेनसेंग द्वारा जो पुस्तक रची गई है उसका नाम क्या है, CU की। ठीक है, और जिस समय ये नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे आचार्य शीलभद्र थे। तो इतनी बातों को याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं ईत्सिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब यहाँ पढ़ेंगे हम लोग अरबी लेखकों के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं अल-बिरूनी के बारे में। तो ये किसके साथ, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया और अल-बिरूनी ख्वारिज्म या ख्यू का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई इसकी किताब जो है वह किताब उल हिंद या तहकीके हिंद, जिसे भारत की खोज भी कहा गया है, अभी भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है। धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापदंड, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्याय में विभाजित किया गया है। ये नहीं पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जाएगा कि जो अल-बिरूनी है किसके साथ भारत आया था, मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। ठीक है, कहाँ का रहने वाला था, ख्वारिज्म का रहने वाला था। ठीक है, इसने कौन सी बुक लिखी थी, किताब उल हिंद या तहकीके हिंद, जिसे भारत की खोज भी कहा जाता है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। चलिए अब देखते हैं इब्न बतूता के बारे में। तो इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। इसमें प्रश्न क्या पूछा जाएगा, सबसे पहला रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, इब्न बतूता द्वारा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इब्न बतूता भारत कब आया था, 1333 ईस्वी। ठीक है, इसके अलावा किसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन को उलट के कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसके विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया, तो वहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए इब्न बतूता। अन्य लेखकों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे तारानाथ, तो यह तिब्बती लेखक था। इसने कयुंगर तथा तयुंगर नामक ग्रंथ की रचना की। तारानाथ ने कयुंगर तथा तयुंगर ग्रंथ की रचना की। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, तयुंगर और कयुंगर की। ठीक है, मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब पढ़ेंगे हम लोग पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। ठीक है, सबसे अंत स्रोत है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इस लाइन में ये इंपॉर्टेंट है, बस यही है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अब देखते हैं 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, जिसे एशिया माइनर भी कहा जाता है, ऐसे वैदिक देवता मित्र
अरुण, इंद्र और नसत्य की नाम मिलते हैं। ठीक है, ये चारों नाम याद रखेंगे कि भोगाज कोई से या एशिया मायने से किन देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो इंद्र और नसत्य ये सारे के सारे मिलता है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में भगवान भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ से लेख से प्राप्त होता है। से देखते हैं मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है, होलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है हाथी गुफा अभिलेख में है। ठीक है, तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र कहाँ हुआ है, तो हाथी गुफा में हुआ है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अभिलेख और उनसे संबंधित शासक। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला जो अभिलेख है कौन सा है, सहगौरा अभिलेख है। यहाँ पे सहगौरा होना चाहिए, सहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी जो है कहाँ से मिलती है, भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। याद रखेंगे इसके, ये इंपॉर्टेंट है कि हुन आक्रमण की जो जानकारी मिलती है किस स्तंभ लेख से मिलती है, तो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं इसमें, तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है वो एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, और उसके शासक कौन है, भानुगुप्त। याद रखेंगे सती प्रथा का जो उल्लेख सबसे पहले मिलता है एरन अभिलेख में मिलता है। ये प्रश्न आते हैं ऐसे कि सती प्रथा के बारे में सबसे पहले विवरण किस अभिलेख में मिलता है, एरन अभिलेख में मिलता है। इसके अलावा देखते हैं सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी जो है मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। याद रखेंगे कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अब देखिए कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं और यहाँ मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा है। और देखेंगे यहाँ पे प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है, आहत सिक्के। प्रश्न आते हैं कि जो प्राचीनतम सिक्के हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आहत सिक्के कहा जाता है। और इन्हीं को साहित्यों में कासार्पण कहा गया है। जो प्राचीनतम सिक्के हैं उनको आहत सिक्के के नाम से जानता है और साहित्यों में उन्हें कासार्पण का नाम दिया गया है। और सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो है यवन शासकों ने किया है। याद रखेंगे इसको कि सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का जो काम है किनके द्वारा किया गया, यवन शासकों के द्वारा किया गया। यहाँ देखेंगे महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में पढ़ें। एक तरफ अभिलेख दिया गया और दूसरी तरफ संबंधित शासक दिए गए। तो हाथी गुफा अभिलेख जो कि तिथि रहित अभिलेख भी है, इससे संबंधित राजा कौन है शासक, कलिंग राजा खारवेल। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। याद रखेंगे जूनागढ़ अभिलेख जो है किसी से संबंधित है, रुद्रदामन से। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है, नासिक का अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के द्वारा, समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। याद रखेंगे सेम चीज़ यहाँ भी रिपीट करेंगे, प्रयाग में भी समुद्र है। ठीक है, नदी है ना, प्रयाग में है ना, तीनों नदियों का संगम, तो उसे संगम हो गया तो बड़ा हो गया, समुद्र बन गया, उससे आप देख सकते हैं। तो समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख जो है वो मालवा नरेश यशोवर्धन से संबंधित है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्धन। चलिए, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन, देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। देखते हैं अभिलेखों का अध्ययन जो है एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसे संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। पूछा जाएगा, 4 राजाओं का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि उनमें से कौन जो है संगीत प्रेमी है, तो समुद्रगुप्त। ठीक है, आगे देखते हैं अरिकमेडु के से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो कि पुदुचेरी के निकट है, वहाँ से कहाँ के रोमन के सिक्के पूछा जा सकता है कि प्राचीन रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अरिकमेडु से। ध्यान से समझेंगे प्रश्न को, प्राचीन रोमन सिक्के ऐसे नहीं पूछा जाएगा, रोमन सिक्के ऐसे पूछा जाएगा। प्राचीन रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अरिकमेडु से। नोट देखते हैं, सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा
ठीक है, सुमात्रा, कंबोडिया और जावा में स्थापित हुए। ठीक है, जावा से स्थापित हुए। याद रखेंगे, सबसे पहले भारत का जो संबंध है बर्मा, सुमात्रा, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए। देखते हैं, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली जो है नागर शैली कहलाती है। याद रखेंगे, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली और दक्षिण भारत के मंदिरों निर्माण की जो शैली होती है उसे द्राविड़ शैली कहते हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली, मंदिर निर्माण की कला की शैली नागर शैली, दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की कला की शैली द्राविड़ शैली कहलाती है। और जिसमें इन दोनों शैलियों का यूज होता है, यानी कि जो मंदिर इन दोनों शैलियों के संयुक्त निर्माण से होती है उसे वेसर शैली कहते हैं। ठीक है, जिन मंदिर के निर्माण में इन दोनों शैलियों का उपयोग होता है उसे वेसर शैली कहते हैं। और पंचायतन, ये मंदिर निर्माण रचना से संबंधित है। ठीक है, ये मंदिर रचना से संबंधित है। पंचायतन, कोई भी मंदिर तो पंचायतन तब कहलाती है जब मुख्य मंदिर के 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। यानी मान लीजिए ये मुख्य मंदिर हुआ, ठीक है, तो यहाँ भी एक छोटा मंदिर, यहाँ भी एक छोटा मंदिर, यहाँ भी एक छोटा मंदिर और यहाँ भी एक छोटा मंदिर हो। ठीक है, तो ये मंदिर जो है पंचायतन मंदिर कहलाती है। ठीक है, और भारत में पंचायतन मंदिर के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। कंदरिया महादेव मंदिर, जिस खजुराहो का मंदिर जो हुआ उसे कंदरिया महादेव मंदिर कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मेश्वर मंदिर जो भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर ये भी खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, दशावतार मंदिर जो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है और गोंडेश्वर मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है। ये सारे के सारे मंदिर जो हैं पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं। उम्मीद है आज का सेशन ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपके लिए ये जो, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रहेगा और आपको ऐसा लग रहा है कौन सा वीडियो आएगा, तो आप क्या करेंगे, ल्यूसेंट का जो प्ले लिस्ट है, ल्यूसेंट का जो कंटेंट दिया गया है उस कंटेंट को देख लीजिए, कंटेंट लिस्ट को, उसी के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग ल्यूसेंट के जो भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक को, सारे विषय के सभी टॉपिक को समाप्त करेंगे एक एक पढ़ के। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। और आप जो हमारा 100 बाई 100 यानी कि 100 गुने 100 जो चल रहा है प्रैक्टिस का वीडियो, उसे ज़रूर देखेंगे, जिसमें प्रतिदिन 100 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और ये 100 दिनों तक चलेंगे, जिससे आपके पास 10,000 प्रश्नों का संग्रह हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।